खुशियों की है जुबां, चल दे तू चल दे कारवां, वो है जहां लगती है जैसे आसमां, वो है यही वो रोशनी, तेजस्विनी 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 तेजस्विनी। नमस्कार, तेजस्विनी में आप सभी का स्वागत है। कुछ लोग एक जन्म में एक ही काम करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे नहीं होते। जन्म एक ही है लेकिन काम कई, और वो सब कामों को एक साथ भी लेते हैं। हमारी आज की तेजस्विनी भी कुछ ऐसी ही हैं, जो कि एक योगाचार्य हैं, नॉवेलिस्ट हैं, स्पीकर हैं, और भी जाने क्या क्या होंगे। हमारे साथ हमारी आज की तेजस्विनी ईरा त्रिवेदी। हालांकि ये सफर बहुत लंबा नहीं, लेकिन इसने कई पड़ाव देखे हैं। पड़ाव मैनेजमेंट गुरु की इच्छा से योगिनी बनने तक के। हम बात कर रहे हैं ईरा त्रिवेदी की। कोलंबिया बिजनेस स्कूल से मैनेजमेंट की डिग्री हासिल करने के बाद जब लेखन, खास तौर से फिक्शन लेखन में हाथ आजमाया, तो इनका पहला पब्लिकेशन ही बेस्ट सेलर बन गया। ब्यूटी क्वीन के ख्वाब को बीच में अधूरा छोड़ सौंदर्य के तथाकथित कारोबार पर एक गंभीर रचना कर दी। जेंडर और सेक्सुअलिटी, खासतौर से महिला विमर्श पर लेखन में बहुत कम उम्र में अपना स्थान बना चुकी ईरा त्रिवेदी शिवानंद वेदांत संस्थान से बाकायदा योगाचार्य की उपाधि हासिल कर चुकी है। पूरी तरह से योग को समर्पित और नमामि योग फाउंडेशन के जरिए इन दिनों स्लम्स के बच्चों को योग सिखा रही हैं। लेखक और योगाचार्य ईरा त्रिवेदी हैं हमारी आज की तेजस्विनी। तो आइए मुलाकात करते हैं आज की हमारी यंग योगाचार्य तेजस्विनी ईरा त्रिवेदी से। ईरा, आप अपने आप को कैसे डिफाइन करती हैं? इतनी सारी चीजें आप एक साथ कैसे कर लेती हैं? I define myself, नीलम जी, just as one thing, as a woman. You know, बस एक शब्द, woman. और कहते हैं ना कि महिलाओं में तो एक ऐसी असीम शक्ति होती है, और शायद वही शक्ति के विभिन्न रूप हैं जो आप इतने सारे काम एक साथ कर लेती हैं। नहीं, that's very kind of you, but I do think कि जो women power है वो बहुत एक potent force है, and मैं उसी चीज़ को channelize करती हूँ, and वो ही मैं जो जितना भी काम करती हूँ मैं यही मन में सोच के करती हूँ कि आज की जो young women हैं, young Indian women हैं, इनको कैसे बढ़ाओ। तो मेरी जो novels हैं उनमें सब बड़े strong central female characters हैं। योग में भी हम लोग, जो मेरा foundation है छोटा सा, उसमें भी हम काफ़ी फोकस गर्ल्स को करते हैं। लोग मुझे काफ़ी बोलते हैं कि आप तो सेक्सिस्ट हैं, आप वुमेन पे ज़्यादा फोकस करती हैं, पर ऐसे कि हाँ, इतने सालों से वुमेन को हमने वुमेन काइंड को इग्नोर किया है इंडिया में, और अब वो समय आ गया कि सब वुमेन काइंड को हम लोग आगे बढ़ाएं। तो वही मेरे जो सब काम में एक ये बहुत सेंट्रल फोर्स है कि हम वुमेन, स्त्री को आगे बढ़ाएं। क्या बात है। और हमारे सामने जो स्त्री बैठी है वो एक योगाचार्य भी है। ये बताइए कि इतनी छोटी सी उम्र में, और आपके पास तो मतलब MBA की डिग्री थी, वो भी बाहर विदेशों में आप पढ़ी हैं, तो ये कैसे हो गया कि कहाँ से चल के आप कहाँ आ गई? बड़ी काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी है नीलम जी। एक्चुअली मैं आपको बताती हूँ कि मेरी योग की जर्नी वो आई थिंक 2nd स्टैंडर्ड से चालू हुई थी। अच्छा। मैं, जैसे होता ना योग कैप्टन बनाए जाते हैं, मॉनिटर हर एक स्पोर्ट का, तो मैं एक टीचर आई तो उन्होंने बोला कि कौन बनना चाहता है योग के कैप्टन, तो सब लोगों ने हाथ बढ़ाया कि मुझको बनना है योग के कैप्टन। तो मैं जो थी, मैं एक पद्मासन में बैठ गई। अच्छा। और टीचर ने मुझको देखा पद्मासन है, मुझको बैच पकड़ा दिया। और ये मेरी जिंदगी में पहला एक्सपीरियंस था कि कुछ लीडरशिप पोजीशन का। उसके पहले मैंने कभी वो लीडरशिप रोल लिया नहीं था। तो मेरी लाइफ का फर्स्ट लीडरशिप एक्सपीरियंस एक्चुअली योग से आया। क्या बात है। अगर आप सोचें तो ऐसी जर्नी चालू हुई। फिर टाइम निकलता गया, और काफ़ी लोगों ने बोला, पेरेंट्स तो बोलते रहते थे कि चलो सब लोग योग करो। हम लोग 3 बहनें थी, तो एक योग के गुरु आते थे घर में सिखाने के लिए, और वो एक तो बहुत मोटे थे। अच्छा। और दूसरी चीज़ थी कि वो योग करते करते वो कराटे लेने लगते थे। तो हमने बोला ये योग क्या चीज़ होती है कि लोग बीच में सो जाते हैं, कराटे मार रहे हैं शवासन के अंदर। तो फिर मेरा मन निकल गया योग से। मैंने बोला कि चलो बास्केटबॉल खेलो, स्क्वॉश खेलो, रनिंग करो।
तो फिर मेरा इंटरेस्ट उस फील्ड में ज़्यादा बढ़ गया। तो फिर आप स्क्वॉश खेलने लगी और आपने काफ़ी टाइम तक हाँ अच्छा जी, खासा और स्क्वॉश स्क्वॉश बड़ा सीरियस, मैंने इंडिया के लिए खेला फिर स्क्वॉश, और काफ़ी बहुत सीरियस तरीके से खेला स्क्वॉश। तो फिर दूसरे फिजिकल एक्टिविटी से बिल्कुल हट गया। तो फिर क्या कुछ ज्यादा मोटापा आ गया था, आपने सोचा अब मैं योगा कर लूं फिर दोबारा से? काइंड ऑफ। फिर मैं गई अमेरिका, और अमेरिका में मैंने देखा कि यहाँ तो बड़ा योग फैशनेबल है, यहाँ तो सुपर मॉडल्स योग कर रही हैं, और यहाँ तो वहाँ योगा रेवोल्यूशन चालू हो गया था, जैसे अब आया है इंडिया में। वहाँ तो 10 साल पहले वहीं वो चालू हो गया था, 15 साल पहले। तो सब बड़े फैशनेबल स्टाइलिश योग कर रहे थे। तो मैंने बोला कि ये तो बड़ा हटके, हमारे तो योग गुरु इंडिया में कैसे थे और यहाँ ये क्या चीज़ें हो रही हैं। तो मैंने बोला कि चलो मे बी फिर से ट्राई करना चाहिए योग। अच्छा। तो मैं वहाँ गई, क्लास के लिए गई योग के। वहाँ तो बड़ा महंगा था, मैं स्टूडेंट थी, और वहाँ 1000-1500 रुपीज़ की एक योग की क्लास। मैंने बोला चलो हम लोग जाके इंडिया में सीखेंगे अब। तो फिर मैं जब इंडिया वापस आई, और मैंने बोला कि फिर से हम योग ट्राई करेंगे। और इस बार और ज़्यादा अर्जेंसी थी क्योंकि मेरा बहुत वेट बढ़ गया था। अच्छा। मेरा 10 से 15 केजी वेट ज़्यादा बढ़ गया था, क्योंकि मैं अमेरिका में, तो आप जानते हैं, और मैं वेजिटेरियन, वहाँ का खाना बड़ा हैवी टाइप का होता है। तो फिर मैं आई, और बड़ा एक बहुत विचित्र सी चीज़ थी। मैं केरला गई थी पहले फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ, और वहाँ मैं किसी तरीके से पहुँच गई शिवानंद आश्रम के द्वार पे। अच्छा। और वहाँ एक योगा वेकेशन का एक प्रोग्राम होता है, उसका नाम ही होता है योगा वेकेशन। वो 10 दिन का होता है। तो मैं वहाँ गई, और मैं 10 दिन नहीं रही, मैं वहाँ 1 महीने के लिए रह गई पूरा। एंड आफ्टर 1 मंथ जो मैंने वहाँ योग सीखा वो कभी नहीं छोड़ा फिर जिंदगी में। मेरा वेट 10 केजी नहीं 15 केजी कम हुआ। उसके बाद मुझको कभी वेट के बारे में सोचना नहीं पड़ा। और फिर फिजिकल बेनिफिट्स जब खत्म हुए, तो फिर मेंटल बेनिफिट्स, इमोशनल बेनिफिट्स और स्पिरिचुअल बेनिफिट्स चालू हुए योग के। पर इरा ये बताइए कि क्या जब आप और आगे चली गई योग में और आपने प्रशिक्षण लिया बाकायदा, तो क्या कुछ मुश्किलें भी सामने आई बहुत, या ये आसान था? बहुत नीलम जी, इतनी, अगर मैं अपनी योग की जर्नी देखूं, बड़ा इंटरेस्टिंग है। जो अपने लाइफ में चीज़ें होती हैं, योग के खुद के प्रैक्टिस में लगता है वो चैलेंजेस हम लोग फेस करते हैं, तो एक बड़ा एक माइक्रोस्कोपिक टाइप ऑफ चीज़ बन जाती है योग। जैसे शीश आसन बहुत हम लोगों के प्रैक्टिस में बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है कि सबसे इम्पोर्टेंट आसन है शीश आसन। और मैंने खूब ट्राई किया शीश आसन, कभी मुझसे हुआ ही नहीं। तो मैंने बोला कि कितना ट्राई करो, और फाइनली हो गया। 2 साल बाद मैंने फाइनली एक शीश आसन किया। लेकिन उससे पहले आपको काफी इंजरी वगैरह हो गई थी? ज़्यादा नहीं हुई, पर मैंने जैसे शीश आसन चालू किया, किसी ना किसी तरीके से मुझको एक बहुत बुरी नेक इंजरी आ गई। शीश आसन के कारण से नहीं, मैं काफ़ी और चीज़ें, हॉर्स राइडिंग करती थी, वहाँ से मैं गिर गई, ये सब वो सब, और इतनी बुरी नेक इंजरी हुई कि मुझको आप सोचिए ऑलमोस्ट 3 महीने के लिए एक नेक ब्रेस पहनना पड़ा। और उसी टाइम पे मुझको अपना टीचर्स ट्रेनिंग के लिए जाना था, वो उत्तरकाशी। तो इमेजिन कि अभी जो हमने चीज़ें सीखी हैं अब वो बिल्कुल कर ही नहीं सकते। और उसी पीरियड में मैं टीचर्स ट्रेनिंग अपना करने गई, और सब लोग वहाँ योग कर रहे हैं, और मैं बस बैठी हुई, मैं कुछ कर ही नहीं पा रही, मेरी इतनी नेक की इंजरी है। तो एक बड़ा जो फियर होता है, मन का फियर, वो योग सामने ले आता है। और फिर ये सब हुआ, फिर नेक धीरे धीरे योग से ही ठीक हुआ, उसमें 1 साल लग गए, और फिर प्रैक्टिस बिल्कुल चली गई आसमान की ओर। तो ये बताइए कि जब योग को बिल्कुल जैसे कहते हैं ना कि एक तरह से धारण कर लिया, साध भी लिया एक तरह से, क्या बदलाव महसूस किया आपने अपने जीवन में? देखिए, पहले तो फिजिकल बेनिफिट्स तो थे ही और है ही। मैं जो पहले इतने क्रैश डाइट्स, इतना जिम जाती थी, मैं दौड़ लगाती थी 5 किलोमीटर से 15 किलोमीटर से 20 किलोमीटर। एक बार तो मैंने मैराथन भागी, वो तो 50 किलोमीटर की मैराथन होती है। और उसमें काफ़ी जॉइंट्स, नीज़ में काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है, जो लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। पर फिजिकल बेनिफिट्स तो हैं, और फिजिकल बेनिफिट्स में जो हार्मोनल बेनिफिट्स हैं वो बहुत ज़रूरी हैं, स्पेशली फॉर वुमेन। जो हार्मोनल बैलेंस योग करता है, जो हम लोग आसन लगाते हैं और उनमें ठहरते हैं, उनमें से जो सिम्फनी है हार्मोन्स की बॉडी में बिल्कुल परफेक्टली चलती है। तो हेयर, स्किन, कभी मुझको ध्यान नहीं देना पड़ा उस ओर। लोग डर्मेटोलॉजिस्ट जा रहे हैं, उनकी स्किन खराब हो रही है, हेयर फॉल हो रही है, मुझको इतने कभी वो प्रॉब्लम ज़्यादा फेस नहीं करने पड़े, टच वुड, क्योंकि मेरी बहुत सीरियस प्रैक्टिस है।
but not only in physical benefits, इसके mental benefits भी बहुत हैं क्योंकि मेरा तो काम writing का है, इसमें concentration and focus की बहुत ज़रूरत है, तो जो योग से concentration, focus, मेंटल बैलेंस जो बनता है, क्योंकि जो राइटर की लाइफ है बहुत मुश्किल सी लाइफ है, बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स होते हैं उसमें, सक्सेस भी बहुत मुश्किल से आता है इसमें, पैसे की बहुत प्रॉब्लम है बिकॉज राइटिंग का काम आपको जैसे मालूम ही होगा कि उसमें पैसे की भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल होती है, तो इतनी ज़्यादा अप एंड डाउन जो लाइफ होती है उसमें योग आपको एक स्थिरता देती है कि आप बस चलते रहें, ज़्यादा सोचे नहीं कि इसके रिजल्ट्स ऑफ योर एक्शंस कहाँ हैं, तो वही योग एक द्वार बनाता है, एक पाथ बनाता है। लेकिन जैसे आप बता रहे कि योग एक द्वार खोलता भी है। Exactly. और अगर हम यूथ की बात करें तो आजकल का जो यूथ है वो तो एक वर्चुअल वर्ल्ड में भी जी रहा है, वो एक डिजिटल दुनिया में जी रहा है, उसी तरह से उनकी जीवन शैली भी हो गई है, ना रात का पता है, ना दिन का पता है, ना सुबह उठने का पता है, ना रात को सोने का पता है। तो ऐसे में यूथ को बहुत जरूरी है योग से कनेक्ट करना, और आप तो एक यूथ आइकन हम कह सकते हैं इस मामले में हैं। तो कैसे यूथ को योगा से जोड़ा जाए, कैसे उसको वो बेनिफिट्स बताए जाएं जो कि योग के जरिए आप अपने जीवन में महसूस करते हैं? बहुत, जैसे आजकल की यूथ की जनरेशन वो तो जिम जा रही है, और जिम कभी भी उठ के चले जाती है, शाम को मोस्टली इवनिंग को ही जाती है, सुबह उठने का इतना वो था ही नहीं। और मैं एक यूथ आइकॉन इसलिए हूँ क्योंकि मैंने वो जीवन जी हुई है, मैंने वो सब चीज़ें की हुई हैं, मेरी भी जिंदगी वही थी कि लेट उठना, जिम जाना, शाम को लेट नाइट पार्टी करना, वो ही सब चीज़ें क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस कर चुकी एक्सपीरियंस कर चुकी है, मैं उसके बारे में बोल सकती हूँ, मैं बोल सकती हूँ कि मैंने भी ये जीवन जी है और अब मैं ये जीवन जी रही हूँ और में इतना डिफरेंस है, और ये जो जीवन है बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, आप इसको ट्राई करें। तो जब मैं बोलती हूँ क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस किया है, तो लोग थोड़ा सा आई थिंक इसको ज़्यादा सीरियसली लेते हैं, इनको ये नहीं लगता कि ये योग गुरु हैं, कि इनने एक ऐसे कपड़े पहने हुए हैं। मुझको देख के लोग बोलते हैं अरे ये तो इनने तो जीन्स एंड टी शर्ट पहनी हुई है, इनने भी मिनी स्कर्ट पहनी हुई है, ये तो ऐसे काम करती जो हम भी करते हैं, पर फिर भी ये पॉसिबल है कि हम ऐसे जीवन जिए। और इसलिए जो मेरी नई बुक माई बुक ऑफ योगा, मैंने उस बुक में एक एनिमल्स को यूज किया है, एक डॉग को, एक फ्रॉग को, एक एलिफेंट को, प्राणा फ्रॉग, मोक्षा एलिफेंट एंड ओम द योगा डॉग, टू टीच किड्स एंड द यूथ अबाउट योगा। मैंने बोला कि हम लोग थोड़ा सा एनिमल्स, एक क्रिएटिव अप्रोच दें योग को, जो लोग थोड़ा सा इसको कनेक्ट कर सकें, क्योंकि वो जो एक योग की इमेज है लोगों के मन में कि ये सब बाबा लोग करते हैं, हमारे दादा दादी करते हैं, ये हट जाना चाहिए। अच्छा, तो आप तो जो अंडर प्रिविलेज्ड बच्चे हैं उनको भी आप योग सिखा रही हैं? हाँ जी। तो वो क्या आपकी यात्रा है खास तौर पर, क्योंकि ये अपने आप में सुनने में भी बहुत अच्छा लगता है कि अभी तो ऐसे बच्चों को योग से जोड़ा जाए। अभी तो बहुत छोटी संस्था है, पर मेरा ये विजन है कि लोग योग को हम इन लोगों को पहुंचाएं जिनके पास योग की बिल्कुल एक्सेस नहीं है। जो लोग योग है वो काफ़ी, आप सोचो तो अपर क्लास एक चीज़ है, जिनके पास टाइम है, पैसा है। जो लोग ऐसे बच्चे होते हैं जिनकी वो लोग ज़्यादा ड्रग्स, अल्कोहल अब्यूज़, उस ओर में ज़्यादा इनकी इंक्लिनेशन है क्योंकि वो ऐसे बस्तियों में रह रहे हैं। अगर वो छोटे एक एज से योग पकड़ लें तो उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हो सकते हैं, क्योंकि इतने टैलेंटेड हैं ये लोग, आप सोच नहीं सकते नीलम जी। तो ये हमारी विजन है कि हम इन बच्चों को थोड़ा सा इनको भी योग के टीचर्स बनाएं, इनको जाके टीचर्स ट्रेनिंग के लिए भेजें और वो आके अपने खुद के कम्युनिटीज़ में फिर योग फैलाएं, क्योंकि जो योग की ज़रूरत है वो सबसे लोएस्ट अपने सोसाइटी में लोगों को भी ज़रूरत है। अपर क्लास तो कर ही रही है योग, उनको तो बहुत एक्सेस है। अगर घर नहीं आए योग के गुरु तो वो लोग तो कहीं भी जाके कर सकते हैं। पर इस जो पॉपुलेशन है एंड वो भी छोटे से एज में, अगर हम योग को एक बार इंट्रोड्यूस कर दें तो वो इफ यू सो द सीड्स, दो सीड्स आर परमानेंट। जी, और मेरे ख्याल से ये काम ईरा त्रिवेदी बखूबी कर रही हैं। वो उन बच्चों में योग के बीज डाल रही हैं जिनको भी बड़े होना है और अपने जीवन में आगे बढ़ना है। बातचीत हमारी ईरा के साथ जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए तेजस्विनी। Now the National News Channel of India, live on your mobile phone. Get the news on the go. Watch top videos, get the latest news and continuous news on your mobile phone. Download DD News app now. Visit the Android Play Store, search for DD News, download the app to your phone. Get the power of information at your fingertips. DD News. Only news
complete news. एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हमारे साथ तेजस्विनी में एक योगाचार्य हैं और एक नॉवेलिस्ट भी हैं। ईरा, आप एक नॉवेलिस्ट हैं योगाचार्य होने के साथ साथ, और 9 साल की उम्र में या 12 साल की उम्र में आपने कुछ लिखना शुरू कर दिया था। हाँ जी, और हाँ जी। 19 साल की उम्र में आपका एक नॉवेल जी। प्रकाशित हो गया था। ये हाँ बहुत जी। बड़ी बात है। तो ये जो लिखने की यात्रा है, ये कैसे शुरू हुई और इसका बीज कैसे पड़ा? तो मेरी जो दादी थी, वो दादी मेरी एक काफी जानी मानी लेखिका हुआ करती थी। उनका नाम है क्रांति त्रिवेदी। अच्छा। तो उनने करीब 50 किताबें लिखी होंगी। तो जब मैं छोटी थी, मैं उनको देखती रहती थी। वो अपने टेबल पे लिखती रहती थी, और वो आई थिंक वो बीज वहां से आए। जो अपनी फैमिली में देखते हैं, वो बड़े इम्पोर्टेंट बीज होते हैं। और मैंने बहुत ओनली मच लेटर आई रियलाइज्ड कि वो बीज वहीं से आए हैं। फिर लेखिक का तो थोड़ा सा बनी गया था मन। तो मैं छोटी थी, तो मुझको रीडिंग का बहुत शौक था। सबसे पहले एक्चुअली स्टेप टुवर्ड्स राइटिंग इज रीडिंग। तो मैं खूब किताबें पढ़ती थी। मेरे पास टाइम यही था कि बस बैठ के अकेले बस किताब पढ़ते रहो। और फिर मैंने वो किया। मैंने एक छोटी सी अपनी किताब 9 साल में लिखी, 10 साल पे लिखी। हर एक साल में एक नई किताब चालू करती थी, उसको अबैंडन कर देती थी। फिर एट द एज ऑफ 19 आई रोट माई फर्स्ट बुक, दैट वाज 10 years ago। क्योंकि it was on my experiences in the Miss India pageant। तो मैंने सोचा था कि उस pageant में मैं हिस्सा लूँगी और उसके बारे में मैं लिखूँगी, behind the scenes क्या होता है। तो वो नॉवल आई, उसका नाम था What Would You Do to Save the World। वो एक रियल अकाउंट को हमने फिक्शनाइज कर दिया था, उसको कहानी बना दी थी। और वो जो बुक थी बहुत पॉपुलर हो गई थी उस टाइम पे। एंड काफ़ी मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस था। तो वो उस किताब के बाद फिर मैंने 4 और किताबें लिख लीं। फिर नॉन फिक्शन, जैसे मेरी उम्र बढ़ती रही, मैंने बोला कि चलो थोड़ी सी सीरियस इश्यूज टैकल करें। अब कहानियाँ तो अच्छी हैं, पर इंडिया में इतना ज़्यादा चेंज हो रहा है सोसाइटी में, उसके बारे में लिखें। तो फिर इंडिया ईरा त्रिवेदी, जैसे कि आपने कहा कि आपका पहला उपन्यास जो था वो ब्यूटी पेजेंट की लाइफ और उसके पीछे क्या कुछ होता है, और आप खुद ऐसे ब्यूटी पेजेंट में हिस्सा ले चुके हैं। तो ये क्या ब्यूटी क्वीन बनने का एक सपना आंखों में कहीं था, या क्या था वो जो आप वहां चली? तो बुक में मैं लिखती हूँ, मैंने बोला कि एक पूरा सपना नहीं था, ये कुछ आधा सपना टाइप का था। अच्छा। और मैंने लिखा कि आधे सपने बड़े डेंजरस होते हैं। कि वो पूरा मन नहीं चल, थोड़ा सा देख लेते हैं, कर लेते हैं। एक आधा सपना था कि इस पे बारे में बुक लिखो, और फिर आधा सपना था कि थोड़ा सा ब्यूटी क्वीन बनो। पर जब मैं उस पैजेंट में आई, वो 1 महीने जो मुझको बॉम्बे में रहना पड़ा, क्योंकि 1 महीने की ट्रेनिंग होती है, उस ट्रेनिंग में मेरा पूरा मन बदल गया। क्या था वहाँ पे? अच्छा नहीं लग रहा था? मुझको लगा कि ये क्या है, ये जिंदगी की, हम इन लड़कियों ने अपनी पूरी जिंदगी एक ताज के लिए पूरी बस उसी पे फोकस किया है। पर मैं तो उस टाइम पे अमेरिका चली गई थी। मैंने तो जिंदगी थोड़ी सी पूरी दुनिया थोड़ा देख लिया था। मुझको मालूम था कि दुनिया में बहुत कुछ और है। एक दुनिया एक ताज नहीं है, और मुझको अपनी जिंदगी एक ताज के पीछे नहीं लगानी है। और क्या वो खूबसूरती है? ये भी तो एक बड़ा सवाल है, क्या वो खूबसूरती है? Exactly। तो मुझको लगा कि ये क्या है, ये क्या खूबसूरती है कि हम स्विम सूट पे रैंप पे चलें और लोग हम पे उस चीज पे जज करें। तो मुझको तो लगा कि women in beauty should be judged by the mind। And अगर if women pursue how to be themselves and not how to be beautiful, तो दुनिया कितनी आगे बढ़ सकती है। तो वही सोच मेरे उस टाइम से चालू हो गए थे, और वो सोच आज भी वही है। तो मेरे जो काफ़ी आर्टिकल्स में लिखती हूँ, जो जर्नलिज्म करती हूँ, वो काफ़ी प्रो फेमिनिस्ट, प्रो वुमेन जर्नलिज्म है। जी, मैं इसी पे आ रही थी। आपने नॉन फिक्शन भी लिखा है, और वुमेन और सेक्सुअलिटी पे आपने काफी लिखा है, और काफी लोगों से बातचीत हुई है, रिसर्च आपने किया है। क्या कुछ नतीजे निकले और क्या कुछ फाइंडिंग्स हैं आपकी इस बारे में? नतीजे ये हैं कि नीलम जी, बहुत इंडिया चेंज हो रहा है। जो इंडिया जो 15 साल पहले का था, वो अब नहीं है। जो अरेंज मैरिज जो एक थी, वो काफ़ी चेंज हो रही है। वुमेन काफ़ी अपने खुद के डिसीजंस ले रहे हैं। सेक्सुअलिटी भी आ गई है बाहर। अगर हम होमोसेक्सुअलिटी देखें तो लोग अपने खुद के चॉइसेस ले रहे हैं। रेप और सेक्सुअल वायलेंस भी इसका एक भाग है, क्योंकि इंडिया में सेक्सुअल रेवोल्यूशन हो रहा है। एंड अगर सेक्सुअल रेवोल्यूशन होगा तो वो डार्क साइड एक भी होता है उसका, है सेक्सुअल वायलेंस। तो काफ़ी इसमें ऐसी फाइंडिंग्स निकली। तो मैंने करीब इसमें 5 साल लगाए, 500 लोगों का इंटरव्यू लिया, 15 सिटीज़ में मैं गई इंटरव्यू करने के लिए। और ये जो किताब लिखी मैंने सब कुछ लगा दिया इसमें, सब कुछ। और ये बहुत एक ज़रूरी था एक्सपीरियंस, बहुत कठिन एक्सपीरियंस था, पर ज़रूरी एक्सपीरियंस था। एंड आई फील नाउ कि जो मैंने किया वो
इसके काफ़ी मेरी राइटिंग लाइफ में बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स आए हैं जी। और वुमेन और जेंडर इश्यूज पे आप काफ़ी कुछ लिखती भी हैं, मतलब एक तरह से आप पत्रकार भी हैं जो इन विषयों पर आप लिखती हैं, कल्चर पे भी आप लिखती हैं। हाँ जी तो आपकी जो ये राइटिंग्स हैं, इसका जो मूल बिंदु रहता है, फोकस पॉइंट रहता है, वो क्या रहता है? वुमेन कि वुमेन हमारे देश में इनकी क्या स्थिति है, इनकी जो स्थिति है वो सब लोगों को दुनिया में दिखनी चाहिए। तो काफ़ी मेरे जो पीसेस हैं इंटरनेशनल पीसेस होते हैं, क्योंकि बाहर के लोगों को ये इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं है। लोगों को ये इंटरेस्ट है कि इंडिया के वुमेन को क्या हो रहा है, इनकी स्थिति क्या है, वो कैसे आगे बढ़ सकती हैं। तो मेरे सब पीसेस इसी पे फोकस्ड हैं कि हमारे इंडिया की वुमेन की क्या सिचुएशन है, उनके क्या एक्सपीरियंसेस हैं और हम इनकी सिचुएशन को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। जी ईरा, लेकिन ये बातें सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन एक हम जानते हैं कि एक लेखक का जो जीवन होता है वो कोई आसान नहीं होता। नहीं। अक्सर लोग उनसे पूछ लेते हैं कि तुम करते क्या हो और तुम्हारा असली काम क्या है। और जैसे कि आपने कहा कि पैसा भी एक बड़ी चीज है, उसके लिए काफी स्ट्रगल करना पड़ता है। तो क्यों आपने लेखन को चुना? और जब आप चुन रही थी, वैसे तो आप बता रही हैं कि फैमिली बैकग्राउंड रही है, दादी आपकी लिखती रही है, लेकिन फिर भी क्या पेरेंट्स ने कहा नहीं कि मतलब लिखना विखना तो ठीक है, इसको हॉबी की तरह रखो, इसको अपना ये तो बहुत सुना है मैंने। पर मैं आपको ये बता दूं कि और मैंने तो MBA किया हुआ था, और MBA मैंने अमेरिका की वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटीज कोलंबिया यूनिवर्सिटी से किया हुआ है। तो उस MBA के बाद ये डिसीजन लेना कि अब तो हम कॉर्पोरेट वर्ल्ड नहीं ज्वाइन करेंगे, अब तो मैं लेखक बनूंगी, अब मैं नॉवेल्स लिखूंगी। तो काफी लोगों ने बोला कि करो, साइड में करो, पर ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड मत छोड़ो, इसमें करियर बनाओ अपना। पर मैंने उस टाइम तक एक ऑलरेडी नॉवेल मेरी एक छप चुकी थी। अच्छा। और मैंने देख लिया था कि इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है। अगर एक लेखक का जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है वो you can affect thousands and millions of minds. And I had a small experience in that. Corporate world में मैं ऑफिस में बैठी हुई थी, जिनके पास काम भी तो किया मैनेजमेंट करने के बाद, आपने काम थोड़ा भी तो सा मैंने किया काम। एंड मुझको लगा कि मैं जो जिनके पास पैसा है, मैं उनके लिए और मैं पैसा दिला रही हूँ, उनके लिए काम कर रही हूँ। तो मैंने बोला कि इसका ज्यादा इम्पैक्ट मुझको समझ में नहीं आया दिखाने। तो इसलिए मैंने बोला कि मेरी जो राइटिंग थी, जो मैंने एक वो बुक लिखी थी, उसको I saw the impact. I saw कि कैसे इन लोगों ने positive response दिया। मेरे letters आते थे, women would write me letters and say कि because of the book, the decisions that they took and the difference it made in their life. तो इसलिए मैंने बोला कि मैं इस path में थोड़ा सा करूँगी। फिर I kept on working and मेरी second novel आई, third novel आई, और फिर I think after the second novel, when that became successful, फिर मैंने ये छोड़ा and मैंने बोला कि अब मैं full time writing करूँगी। And मैं थोड़ी एक I'm lucky also because मेरे पेरेंट्स काफ़ी सपोर्टिव थे। तो मैं तो सब राइटर्स को बोलती हूँ कि आपके पेरेंट्स जो हैं आपके सबसे बड़े सपोर्ट सिस्टम हैं, स्पेशली फॉर अ डॉटर। पेरेंट्स कैन बी एक्सट्रीमली सपोर्टिव। तो जब पेरेंट्स मुझको आके बोलते हैं कभी कभी कि हमारी डॉटर को क्या करना चाहिए, तो मैं उनको बोलती हूँ आप उनको अपनी डिसीजन खुद लेने दीजिए। आप बस उनको, आपका बस ये काम है, आप इनको सपोर्ट कीजिए। आप उनको ये अपने जो आइडियाज हैं उनको उन पे इम्पोज नहीं कीजिए। एंड आई एम वेरी लकी बिकॉज माई पेरेंट्स वर लाइक दैट। तो ईरा, अब आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं और कहाँ पहुँचना चाहते हैं? हम जानते हैं कि अभी बहुत छोटी उम्र है आपकी, भले ही आपने इतने सारे काम किए हैं, लेकिन क्या करना चाहती हैं अब आगे? देख, मेरी राइटिंग की तो कोई अंत नहीं है। You know, मुझको लगता है कि एज अ राइटर यू कैन कीप ऑन इम्प्रूविंग। और कभी ऐसी माइंडसेट नहीं होनी चाहिए कि अब आई एम द बेस्ट, कभी नहीं। तो आई एम ऑलवेज ट्राइंग, आई एम ऑलवेज थिंकिंग कि इम्प्रूव कर। आई एम अ स्टूडेंट, आई एम ऑलवेज अ स्टूडेंट ऑफ दिस वर्ल्ड। एंड तो राइटिंग लाइफ में मैं आई लर्न फ्रॉम अदर ऑथर्स, फ्रॉम अदर बुक्स दैट आई रीड। एंड तो राइटिंग लाइफ तो आई एम होपिंग चलती जाएगी। अभी योग की किताब निकली है, अभी दूसरी किताब निकल रही है एट द एंड ऑफ द ईयर। एंड योग के उसमें योग की जो मेरी दुनिया है उसमें तो ये मैं कर्म योगी हूँ। उसमें मैं जो जितना भी कर सकूँ कि योग बढ़े, सब लोगों, सब पूरी इंडिया में, पूरी दुनिया में जो भी मैं कर सकूँ उसके लिए मैं करूँगी। तो मेरी होप है कि ये थोड़ी सी मेरी छोटी संस्था थोड़ी सी और बड़ी हो जाए और मैं भी लोगों को और ज़्यादा योग के बारे में बताते जाऊँ। और जो मैंने कंबाइन किया है ये योग एंड राइटिंग, आई थिंक ये काफ़ी एक पॉजिटिव चीज़ हो सकती है, क्योंकि मैं दोनों जो अपनी इंटरेस्ट हों मैं उनको एक साथ ला रही हूँ। मैं योग की सबसे अच्छी योगिनी नहीं हूँ, आई मीन इस दुनिया की। मेरे जो आसन हैं वो ठीक हैं, वो एवरेज है। मैं वो नहीं जो कुछ भी कर सकते हैं लोग, एक हाथ पे खड़े हो गए, एक वहाँ खड़े हो गए, नहीं। पर आई डू थिंक कि जो एक राइटिंग और योग का कॉम्बिनेशन है, इसके थ्रू
काफ़ी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हो सकता है. तो I really hope कि I can do some positive impact in this world, and that's really my only wish. और हमें उम्मीद है कि आपकी ये जो विश है ये ज़रूर पूरी होगी और आपकी दोनों दुनिया जो है, चाहे वो योग हो चाहे वो राइटिंग हो, आप इसी तरह एक्सेल करेंगी. बहुत बहुत शुक्रिया तेजस्विनी में हमसे बात करने के लिए. धन्यवाद आपका ईरा. तो ये थी ईरा त्रिवेदी, हमारी आज की तेजस्विनी. अगले हफ्ते एक नई तेजस्विनी से आपकी मुलाकात कराएंगे. तब तक के लिए इजाजत दीजिए. नमस्कार. तेजस्विनी अगले हफ्ते